सो लेट्स डायरेक्टली कम टू द क्वेश्चन। ये पहला क्वेश्चन है। आई थिंक ये क्वेश्चन बहुत इजी था, बट पता नहीं क्यों तुम लोगों से नहीं हुआ है। सो ये वाला होल जो y डिस्टेंस पे है उस पे जो वेलोसिटी होगी, अच्छा तुम्हें मालूम है कि जब भी किसी टैंक में ऐसा कोई, ये तो पेन ही उल्टा चल रहा है, तो सब कुछ उल्टा उल्टा हो रहा है, कोई बात नहीं, पेन को सीधा कर लेते हैं। अगर बॉटम पे होल हो, बॉटम पे नहीं, अगर टॉप से हाइट h पे या डेप्थ h पे जब होल होता है तो जिस वेलोसिटी v से पानी बाहर होता है वो होता है √2gh। ओके, तो उस हिसाब से इस इधर से जो पानी बाहर आएगा उसकी वेलोसिटी होगी √2gy, और नीचे वाले होल से जो पानी बाहर आएगा उसकी वेलोसिटी हो जाएगी √2g एंड 4y। एंड रिमेंबर, ये जो पानी बाहर आता है ना, ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से बाहर आता है। ओके, वर्टिकल वेलोसिटी नहीं होती इसमें। तो अगर यहाँ पे होल है और यहाँ पे पानी बाहर आ रहा है तो ये पानी ऐसे बाहर आएगा, एंड दिस पाथ इज पैराबोलिक, ये पैराबोला पे फॉलो होके नीचे आएगा। तो अगर ये हाइट सपोज कर लो h है, ओके, देन क्योंकि वर्टिकल वेलोसिटी 0 है तो h हाइट को गिनने में उसको कितना टाइम लगेगा, हाफ gt², और t इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2h/g। डोंट कंफ्यूज दिस h विद दिस h, ये दोनों अलग अलग है। इसको h1 कह लो, तो ये तो वेलोसिटी, ओ ये तो डेप्थ ऑफ द होल फ्रॉम द बॉटम टॉप है, और ये जो h है ये h2 बोल दो, तो ये तो है ना, तो क्या बोलते हैं, ग्राउंड सरफेस की जो डेप्थ है होल से, या होल ग्राउंड सरफेस से कितने हाइट ऊपर है, ये हो गया। ठीक है, तो अब ये बोल रहा है कि पानी जो दोनों होल से बाहर आ रहा है वो सेम क्वांटिटी आ रहा है। अच्छा, इसमें टाइम टी का काम ही नहीं आएगा, टाइम टी का काम जो है ना वो हमारे को अगले सवाल में आएगा। तो ऊपर वाले होल से कितना पानी बाहर आएगा, ऊपर वाला होल जो है सर्कल है तो उसका एरिया कितना हो जाएगा, πr², और उस पर कितनी वेलोसिटी से पानी बाहर आ रहा है, √2gy, और जो नीचे जो है स्क्वायर होल है उसका एरिया कितना हो जाएगा l², और पानी कितनी वेलोसिटी से बाहर आ रहा है, √8gy। एरिया मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी गिव्स अस वॉल्यूम कमिंग आउट पर यूनिट टाइम, और ये बोल रहा है कि दोनों होल से बराबर पानी बाहर आ रहा है। सो इससे क्या आ गया, πr² इज इक्वल टू 2l, और r इज इक्वल टू √2/π, सॉरी l² है, √2/π इंटू l। क्लियर है ये सवाल, इसमें कोई डाउट नहीं बचा है किसी को भी? काफी बच्चों ने सवाल गलत किया था, बट मेरे को लगा इजी है इसीलिए मैंने इग्नोर कर दिया सवाल को बाद में, लेकिन फिर बाद में हितेन के बोलने पे मैंने सवाल को ले लिया वापस से। इसमें किसी को कोई डाउट है क्या, या आगे चलें? नो सर, नो डाउट। मैंने बोला तुम लोगों को चैट बॉक्स में कुछ भी नहीं लिखना है मुझे, तुम लोगों को वर्बली बोलो ताकि मैं बार बार चैट बॉक्स चेक नहीं करूंगा। ये सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है। नो डाउट सर। Hailstones falling vertically with a speed of 10 meter per second hit the wind screen. Wind screen makes an angle of 30 degree with the horizontal of a moving car and rebound elastically. The velocity of the car if the driver finds the hailstone rebound vertically after striking it. तो अपने को ये पूछ रहा है कि कार की वेलोसिटी क्या है, मतलब यूं समझ लो कि बारिश जो है वो वर्टिकली नीचे गिर रही है और एक कार हॉरिजॉन्टली ऐसे जा रही है, तो बारिश जो है कार की स्क्रीन पे कुछ ऐसे गिरेगी रिलेटिव कार, और कार के रिलेटिवली जो कार में ड्राइवर बैठा हुआ ना वो क्या देखता है कि हेलस्टोन वर्टिकली बाउंस हो रहा है। ओके, एंड यहाँ पे क्या दे रखा है, इलास्टिकली, यहाँ पे क्या दे रखा है, इलास्टिकली। तो हम क्या बोलेंगे कि एक इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, एंड वी विल टेक दिस विद रिस्पेक्ट टू द कार ड्राइवर, ताकि कार का ड्राइवर कोलिजन को देख रहा है। सो अगर तुम देखोगे
तो मैंने बना दिया, ये कार की स्क्रीन है और ये बोल रहा है कि कार की स्क्रीन जो है वो 30 डिग्री का एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल के साथ। तो लेट्स से 30 डिग्री का ये अपने बना दिया एंगल, और ये मैंने जो है ये लाल कलर की डॉटेड लाइन ये नॉर्मल बना दिया स्क्रीन पे ताकि मैं कोलिजन करवा सकूं इधर। ओके, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फॉलिंग वर्टिकली हिट द विंड स्क्रीन and the driver finds the hailstones rebounds vertically after striking। ड्राइवर क्या देख रहा है कि बाउंस के कोलिजन के बाद ये जो है वर्टिकली अप बाउंस हो रहा है। ओके, अगर ये वर्टिकली अप जा रहा है, नाउ मैंने क्या बोला था, दिस एंगल इज 30 डिग्री एंड so this is 30, so this is 60 degree, so this will again be 30 degree। यानी कि जो रेन है, रेन वाटर या हेलस्टोन जो भी बाउंस हो रहा है वो कार के नॉर्मल के साथ 30 डिग्री बनाएगा ना। इफ द कोलिजन इज इलास्टिक, इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, एक बात ध्यान रख लो, इफ द कोलिजन इज इलास्टिक एंड द सरफेस इज स्मूथ, क्या बोला मैंने, इफ द कोलिजन इज इलास्टिक एंड द सरफेस इज स्मूथ, देन अगर वो थीटा डिग्री से कोलाइड होता है विद द नॉर्मल तो बाउंस भी थीटा डिग्री पे होगा। द टू कंडीशंस आर हियर, एक तो कोलिजन इलास्टिक है पहली बात तो, एंड ये सरफेस स्मूथ दे रखा है। जनरली इसको मेंशन करने की जरूरत नहीं होती है until unless इस कॉन्सेप्ट को यूज किया जा रहा है। सो आई अज्यूम दैट इन दिस केस आल्सो द सरफेस इज स्मूथ और कोलिजन तो इलास्टिक मेंटेन किया हुआ है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो स्ट्राइक हो रहा है वो, अगर ये एंगल 30 डिग्री है, अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो रेन स्ट्राइक भी 30 डिग्री पे हो रही है। बट ये सब क्या कौन ऑब्जर्व कर रहा है, ये जो ड्राइवर कार के अंदर बैठा हुआ है वो ऑब्जर्व कर रहा है। ये ऑब्जर्वेशन किसका है, ड्राइवर का है। एक्चुअली तो जो हेलस्टोन है वो वर्टिकली नीचे गिर रहा है। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन एंड दिस इज द वेलोसिटी ऑफ कार। ओके, अब देखो ये एंगल 30 डिग्री, ये एंगल 30 डिग्री और ये नॉर्मल 90 डिग्री का एंगल बनाता है। इसका मतलब ये एंगल 30 है तो ये एंगल भी 30 हो गया। एंड दिस एंगल इज 90 डिग्री नॉर्मल वाला, ये एंगल 30 है, ये एंगल 30 है, तो बीच का एंगल भी 30 डिग्री हो गया। इसका मतलब जो वेलोसिटी रेन विद रेस्पेक्ट टू कार जो है, जो वेलोसिटी रेन विद रेस्पेक्ट टू कार, ये जो है ये हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है। एंड वी नो दैट वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी इज वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। तो तुम लोग वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू कार जब करोगे, वेलोसिटी रेन विद रेस्पेक्ट टू कार इज वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ कार। तो वेलोसिटी रेन तो वर्टिकली है एंड वेलोसिटी ऑफ कार को पीछे की तरफ ले लो, ये माइनस वेलोसिटी ऑफ कार हो गई। तो ये तुम्हारे पास आ गया वेलोसिटी रेन विद रेस्पेक्ट टू कार और ये एंगल हमारे को 30 डिग्री दे रखा है। इतना सिंपल। ओके, सो वी सी हियर दैट this is velocity of rain and this is velocity of car, and the velocity of rain with respect to car is making an angle of 30 degree with the horizontal। क्लियर है यहाँ ये सब चीजें। so if I come to the original question, हमारे को वेलोसिटी रेन कितनी दे रही है, 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, वेलोसिटी रेन अपने को कितनी दे रखी है, 10 मीटर पर सेकंड। और अगर ये एंगल 30 डिग्री दे रखा है तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है,
हमारे को सीधा सीधा ये ट्राइंगल दिख रहा है जिसमें परपेंडिकुलर 10 है और हमारे को बेस निकालना है। तो 1030 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बेस इज इक्वल टू 10 बाय 1030 कितना होता है? वन बाय रूट थ्री। सो दिस विल बी 10√3, यानी कि वेलोसिटी ऑफ कार कितनी हो गई? 10√3 मीटर पर सेकंड। तो तुम अगर इस सवाल में देखोगे आंसर, तो इसका आंसर ही हो जाएगा 10√3 मीटर पर सेकंड। समझ में आ गया? कोई डाउट बचा इसमें किसी को? नो सर। क्लियर है बिल्कुल 100%? अगर कुछ भी हो तो पूछ लो अभी। ओके, सो व्हाट यू हैव टू डू इज, बस खाली इस फिगर को नीट एंड क्लीन बना दो। अगर तुम्हें ये फिगर नीट एंड क्लीन समझ में आ गया और ये वाला फिगर समझ में आ गया कि वेलोसिटी रेंज विद रिस्पेक्ट टू कार कैसे निकालते हैं, हमारे को खाली इस पूरे सवाल में खाली ये देखना था जो वेलोसिटी ऑफ रेंज जो है ना हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है विद रिस्पेक्ट टू कार, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो वो वर्टिकली नीचे आ रही है। अगर ये समझ में आ जाता तो फिर तो खाली इसी ट्राइंगल में पूरा सॉल्यूशन है। ये फिगर तो खाली समझने के लिए था, इस पूरे फिगर को हमने बनाया है खाली यहां तक पहुंचने के लिए कि वेलोसिटी रेंज विद रिस्पेक्ट टू कार जो है ना वो हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री एंगल बना रही है, बस इतना समझने के लिए था। ओके, विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस सर। ओके, यस सर। ये क्वेश्चन आ गया। ओके, इसकी थ्योरी तो मैंने पहले कवर कर दी। इसकी थ्योरी मैंने पहले कैसे कवर कर दी कि अभी पहले ही क्वेश्चन में मैंने बोला था कि सपोज कर लो, ठीक है, ये है अपने पास एंड लेट्स से वाटर सरफेस की जो हाइट है ये अपन मान लेते हैं h और ये डिस्टेंस मान लेते हैं y। ओके, तो यहां से जो पानी बाहर आएगा इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? √2gy। एंड ये हाइट कितनी है? ये हाइट है h माइनस वाई। तो h माइनस वाई हाइट गिरेगी, वर्टिकल वेलोसिटी 0 है, सो h माइनस वाई इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। तो टाइम कितना लगेगा नीचे गिरने में? t इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू h माइनस वाई बाई जी। ओके, सो थोड़ा सा फिगर वापस यहाँ बनाता हूं मैं। तो पानी कितना आगे गिरेगा? ये डिस्टेंस आगे गिरेगा, दैट विल बी वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो यही रहेगी, वो चेंज होगी नहीं, और वर्टिकल डायरेक्शन में गिरेगा। तो दिस विल बी √2gy multiplied by root of 2 into h minus y by g. And if you see, this is basically x is equal to 4 times y into h minus y. इसमें देखो ये मेरा बॉटम है, हाँ, अपना पूरा बॉटम तक पानी भरा हुआ एंड ये अपनी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है जिसमें y के दो रूट्स है, y is equal to 0 and y is equal to h। मतलब पानी अगर होल यहाँ पे होता तो पानी यहीं पे गिर जाता, और होल अगर बिल्कुल टॉप पे होता ना तो भी पानी ऐसे नीचे गिर जाता। एंड इफ आई वांट टू सी व्हेन इज x मैक्सिमम, इफ आई डिफरेंशिएट दिस, तो मेरे को मिलेगा कि x की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कब आती है? व्हेन इफ आई डिफरेंशिएट दिस आई गेट y इज इक्वल टू h/2। यानी कि जब तुम कंटेनर के बीच में बिल्कुल होल करोगे, जब पानी का होल बिल्कुल बीच में होगा, तो पानी की जो निकलने की रेंज होगी वो मैक्सिमम होगी। ओके, सो बट प्रॉब्लम इज हियर
कि यहाँ पे तो पानी है ही नहीं, बट तुम इसको ऐसा अज्यूम कर सकते हो कि मेरी टंकी यहाँ तक है। तो इसका मतलब अगर अपने को रेंज मैक्सिमम चाहिए थी तो इसको 2 मीटर पे होल होना चाहिए था ताकि वो मैक्सिमम आती। अब अगर तुम इससे ऊपर भी जाओगे तो x डिक्रीज होगा, तुम नीचे भी जाओगे तो x डिक्रीज होगा। तुम अगर इसका देखोगे ये ऐसा एक पैराबोला बनता है, एंड एट y is equal to h/2 this x is maximum। अगर y ऊपर जा रहा है तो भी x कम हो रहा है और y नीचे आ रहा है तो भी x कम हो रहा है। तो एक्चुअली तो अगर ये टोटल हाइट जो है पानी की वो 4 मीटर है तो 2 मीटर पे होता तो रेंज मैक्सिमम मिलती है अपने को। अब अपन ऊपर जाएंगे तो जैसे जैसे ऊपर जाते हैं रेंज कम होती जाएगी, तो बिल्कुल टॉप पे पहुंच जाएंगे तो रेंज 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब अगर यहाँ पे बिल्कुल बॉटम पे होल होता तो हमारे को जो रेंज मिलती वो इस सिचुएशन के लिए मैक्सिमम मिलती। सो आई कैन से द वैल्यू ऑफ h विल बी इक्वल टू 1 मीटर। सो दिस विल बी द आंसर। इज दिस क्लियर या इसमें कोई डाउट बचा है किसी को? अगर नहीं समझ आ रहा तो अभी बोल दो वापस से, मैं वापस एक्सप्लेन कर दूंगा इसको। सर वेरिएबल्स क्लियर नहीं हो रहे, एक बार वापस बता दो। कौन से वेरिएबल्स? ये y और h में आपने कहाँ पे लिया वो कंफ्यूजन। h तो मेरी पानी की बॉटम से हाइट है, विच इज द टॉप सरफेस ऑफ द लिक्विड, ठीक है। y इज द डेप्थ ऑफ द होल, कि जो पानी अपन वेलोसिटी जब निकालते हैं इफ्लक्स फॉर्मूले में अपन यही तो लगता है कि वाटर के सरफेस से कितने नीचे होल है। अगर y डिस्टेंस नीचे होल होता है तो वेलोसिटी √2 हो जाती है। सो दिस y इज दिस डिस्टेंस एंड x क्या है? x मेरी रेंज है कि पानी अगर यहां से निकल रहा है तो कितना दूरी पे गिरेगा। सो दिस x इज द रेंज एंड फॉर x टू बी मैक्सिमम y has to be equal to h/2। this you can see from this relationship, जिसमें वेलोसिटी √2 है और नीचे गिरने का टाइम हमारा कोई भी डिस्टेंस अगर हम नीचे गिरते हैं तो वो क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू हाफ gt² बिकॉज वर्टिकल वेलोसिटी इज 0, तो इससे t आ जाता है एंड देन द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट विल बी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय द टाइम ऑफ द फॉल। और इससे अगर तुम चाहो तो रेंज वर्सेस y का ग्राफ बना सकते हो। जब y 0 होगा तब भी रेंज 0 है और जब y h होगा तब भी रेंज 0 है और y इज इक्वल टू h/2 पे रेंज मैक्सिमम हो जाती है। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है कि पानी जो है ना, पानी की टंकी ऊपर रखी हुई है तो नीचे तो पानी है ही नहीं, तो अपन यहाँ पे तो होल कर ही नहीं सकते h/2 पे, तो इसीलिए अपन ऊपर जैसे जैसे जाएंगे अपनी रेंज कम होती जाएगी। तो अपन जब ऊपर जा रहे हैं द फर्स्ट प्लेस वेयर वी कैन मेक द होल इन द टैंक इज एट दिस पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट टंकी के जस्ट नीचे बॉटम पॉइंट पे, विच इज एट अ डेप्थ ऑफ 1 मीटर फ्रॉम द टैंक। इज दिस क्लियर? अब अभी क्लियर हो गया वेरिएबल्स या अभी भी कोई डाउट है? नहीं सर क्लियर है। Okay, so we'll move to the next question. Okay, so मेरे पास एक YouTube में इक्वल वॉल्यूम ऑफ दो लिक्विड भरे हैं, एक लिक्विड की डेंसिटी रो है, एक लिक्विड की डेंसिटी 2 रो है, और ये जो पूरा YouTube है एक्सीलरेशन A से आगे जा रहा है। एक बात ध्यान रखना, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो नीचे जाएगा तो ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा, और जिसकी डेंसिटी कम होगी वो जब नीचे जाएगा तो कम प्रेशर एक्सर्ट करेगा। क्योंकि वी नो दैट जो अपन ने गॉज प्रेशर निकाला था P एट द डेप्थ h इट इज गिवन बाय ρgh। ओके, नाउ अभी क्या हो रहा है कि एक्सीलरेशन A से आगे जाने से ये हाइट डिफरेंस 0 हो गया, मतलब दोनों लिक्विड के जो सरफेसेस है फ्री सरफेस वो सेम हाइट पे है। अच्छा, अगर ये सिस्टम एक्सीलरेशन A से आगे जा रहा है तो अगर अपन एक इमेजिनरी सिलेंडर यहाँ पे कंसीडर करें तो अपने को यह मालूम है कि इधर का प्रेशर ज्यादा होना चाहिए और यहाँ का प्रेशर
कम होना चाहिए, तभी एक्सीलरेशन ए से आगे जाएगा। ओके, अब यहाँ का प्रेशर जो है, इस पॉइंट का प्रेशर, वो अगर ये हाइट h है तो यहाँ का प्रेशर रो जी एच होगा, और अगर ये हाइट h है तो यहाँ का प्रेशर यहाँ की डेंसिटी के हिसाब से होगा। अब ये प्रेशर ज्यादा है और ये प्रेशर कम है, सो आई कैन से दैट दिस लिक्विड इज ऑफ डेंसिटी 2 रो and this liquid is of the density rho. Okay, so now if I label it as this point as A, this point as B, and this point as C. Okay, now now I can say that PA is equal to, अगर मैं टॉप सरफेस से लूंगा उसी लिम्ब के, तो P एटमॉस्फेयर प्लस रो जी एच आ जाएगा। अच्छा, लिक्विड का वॉल्यूम इक्वल है, दैट मींस दिस इज द मिड पॉइंट, यानी कि ये लेंथ L/2 है, ये लेंथ L/2 है। सो आई कैन से B का प्रेशर A से ज्यादा होता है एंड PB इज इक्वल टू PA प्लस रो मल्टीप्लाइड बाय A मल्टीप्लाइड बाय L/2। ये मालूम है तुम लोगों को कि जब एक लिक्विड कॉलम एक्सीलरेशन A से आगे जाता है, then the difference in the pressure P1 minus P2 is given by rho LA. So rho A and L is L/2 and PC is equal to PB plus, अब डेंसिटी 2 रो है, 2 रो into A into L/2 and we know that लिम्ब के लिए PC is equal to P atmosphere plus density 2 रो into G into H. So what do you get from here? यहाँ से तुम्हें मिल जाएगा PA is P atmosphere plus rho GH plus rho A L/2, और यहाँ से अपने को मिल जाएगा, सॉरी, PC is equal to PB plus this. So यहाँ से हमारे को मिल जाएगा PC is equal to PB is what? P atmosphere plus rho GH and rho L plus rho L/2 will be plus 3 rho A L/2. Okay, and if I equate this PC and this, इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करोगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, 2 rho GH is equal to rho GH plus 3 rho A L/2, and ये गड़बड़ हो गया, यहाँ पे रो लिखना भूल गया मैं। ओके, सो रो से रो कैंसिल हो जाएगा एंड विल गेट इज G into H is equal to 3/2 A into L. So हमारे को H निकालना है, so H is equal to 3/2 A by G into L. So आंसर ये हो जाएगा। क्लियर है ये? यस सर। किसी को डाउट है इसमें? नो सर। यशा, समीना, सकीना, मिगदार, शबनम, हितेश, नो सर। किसी को भी डाउट नहीं है? नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। फाइन फाइन, गुड। टाइम खत्म होने वाला है, सो आई विल सी कि सारे क्वेश्चंस कवर हो पाएंगे या नहीं तो हम कल वापस से 8:30 पे क्लास रख लेंगे इसी टाइम पे। ओके, दिस क्वेश्चन, दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन एक्चुअली। अगर प्योर रोलिंग हो रहा है तो प्योर रोलिंग में क्या होता है, द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज एट रेस्ट, if the point of contact is at rest, यानी कि ये वाला पॉइंट इंस्टेंटेनियसली एट रेस्ट है,
देखो ये लाइन तो हमने बहुत बार रिपीट की है, एनी मोशन, एनी फ्री मोशन इज सुपरपोजिशन ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशन अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू इट सेंटर ऑफ मास। ओके, किसी भी मोशन को दो इंडिपेंडेंट मोशन में ब्रेक कर सकते हैं, ट्रांसलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशन अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। तो ये कंबाइंड मोशन हो गया, जिसको अपन रोलिंग कर देंगे अगर स्फीयर है, सिलेंडर है, डिस्क है तो। एंड व्हेन इट्स प्योर रोलिंग, देन द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज रिलेटिवली एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। दैट मींस एट एनी इंस्टेंट इस पॉइंट के अबाउट जो ऑब्जेक्ट है वो, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ट्रांसलेट नहीं कर रहा है, दैट मींस इस पॉइंट के अबाउट ऑब्जेक्ट प्योर रोटेशन मोशन कर रहा है। So what you have to do is you have to just join this point with the point of application of force, क्योंकि फ्रिक्शन जो है वो तो ग्राउंड पे लगेगा, तो इस पॉइंट पे फ्रिक्शन का तो कोई टॉर्क होगा ही नहीं। So if I join this point like this, so if I join this point like this, this is my position vector r, तो r क्रॉस f करेंगे, तो इसके अबाउट जो r क्रॉस f करूंगा, देन इट इज गिविंग मी टॉर्क इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो जो पॉइंट ये फिगर 1 है, इसमें जो व्हील जो होगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, दैट इज द इट विल रोल टुवर्ड्स राइट। और अगर फिगर 2 में अगर मैं इसको ज्वाइन करूंगा इधर से, देन r क्रॉस f इज कमिंग आउट टू बी एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि ये ऐसे रोटेट करेगा। अगर ये ऐसे रोटेट कर रहा है तो इसमें तो क्या हो रहा है, रोटेशन इधर है और इसमें रोटेशन इधर है। सो इफ इट्स प्योर रोलिंग, देन इन दिस केस इट विल मूव इन दिस डायरेक्शन एंड इन दिस केस इट विल मूव इन दिस डायरेक्शन। सो द व्हील रोल्स टू राइट इन सिचुएशन 1 एंड टू लेफ्ट इन सिचुएशन 2। सो आंसर विल बी ए। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आई कैन टेक वन मोर क्लास जिसमें मैं योयो का रोलिंग कॉन्सेप्ट थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा और एंड वी कैन डिस्कस दिस, बट दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। तुम्हारे को खाली पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का वो टॉर्क निकालना है एंड यू हैव टू सी के टॉर्क किस डायरेक्शन में आ रहा है, उसी डायरेक्शन में तुम्हारा रोटेशन होगा, क्योंकि सवाल में दे रखा है इट्स प्योर रोलिंग, सो यू नो इन विच डायरेक्शन द बॉडी विल रोल आउट। इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Clear. ओके, बिकॉज वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, तो मैं मेरे स्पीड से चलूंगा। अगर तुम्हें नहीं समझ में आए तो तुम लोग मेरे को स्टॉप कर सकते हो बीच में। हाँ, मेरे स्क्रीन पे तुम लोग मत लिखो। हाँ, शबनम तुम स्क्रीन छोड़ोगी? मैंने छोड़ दी, गलती से हो गया, सॉरी। हाँ, बट वो मेरे से मिट नहीं रहा है, एक्चुअली प्रॉब्लम नहीं हो रही है। चलो कोई बात नहीं, मैं ट्राई करती हूँ। चलो ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम, अपन चलते हैं। तो एक बात ध्यान रखना, बॉडी इज रिजिड एंड रिजिड बॉडी की जो कंडीशन थी वो ये थी कि यू टेक एनी 2 पॉइंट्स, देन द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज 0। 2 पॉइंट ना तो एक दूसरे को अप्रोच कर सकते हैं ना एक दूसरे से सेपरेट हो सकते हैं। रिजिड बॉडी में दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हमेशा फिक्स रहेगा। तो अगर ये 2 पॉइंट दे रखे हैं डिस्क के ऊपर, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी कभी चेंज नहीं हो सकता। दैट मींस ए की जो वेलोसिटी है अलोंग दिस लाइन ए बी विच इज v1 cos 60, और बी की जो वेलोसिटी है अलोंग द लाइन ए बी विच इज v2 cos 30, ये इक्वल होनी चाहिए ताकि ए और बी के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं हो। सो v1 इज इक्वल टू √3v2, एक रिलेशनशिप आ गया। एंड दूसरा मैंने ये बोला था, रिजिड बॉडी में
किसी भी पॉइंट की with respect to any other point the angular velocity omega is constant. अगर रिजिड बॉडी में कोई भी दो पॉइंट ले लो A और B, then the angular velocity of B with respect to A or angular velocity of B with respect to any point is same as the angular velocity of the rotation of the body. और angular velocity कैसे डिफाइन होती है? angular velocity कैसे डिफाइन होती है? अगर दो पॉइंट दे रखे हैं and if we take the perpendicular velocity, then if this distance is d, then angular velocity is defined as v perpendicular by r. तो इस केस में क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ vb माइनस v है. ये vb माइनस v कौन सी वेलोसिटी है? परपेंडिकुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस बिटवीन देम. सो दिस इज व्हाट v1 sin 60 माइनस v2 sin 30, जो भी ज्यादा है उसका मैग्नीट्यूड ले लो, डिवाइडेड बाय d sin 60. सो दिस विल बी √3v1 माइनस v2 का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय d. एंड v1 कितना दे रखा है हमारे को? v1 दे रखा है, सॉरी यहाँ पे 2 भी आएगा. v1 दे रखा है √3v2. So this will be 3 times v2 minus v2. So this will come out to be v2 by d. So omega की वैल्यू ये आ गई v2 by d. So this will be the answer. I'll stop here only क्योंकि आगे जो क्वेश्चंस है ना वो थोड़े टफ है एंड मेरे को थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा क्वेश्चंस को करवाने में. 2 ही क्वेश्चंस बचे हैं बट उसको करने में ज्यादा टाइम लगेगा. तो स्टॉप हियर ओनली. इस सवाल में किसी को कोई डाउट है क्या? अभी भी मेरे पास अराउंड 1 मिनट बचा हुआ है. इस सवाल में किसी को कोई डाउट है तो हम डिस्कस कर सकते हैं. नो सर. नो सर. ये बिल्कुल क्लियर हो गया. इसमें 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यूज किए हैं. पहला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि अगर रिजिड बॉडी है और 2 पॉइंट, कोई से भी 2 पॉइंट ले लो, पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2, देन द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, यानी कि 2 पॉइंट की जो वेलोसिटी के कंपोनेंट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग ले लोगे उनकी रिलेटिव वेलोसिटी 0 होनी चाहिए. तो यहाँ पे क्योंकि दोनों के कंपोनेंट्स मेरे सेम डायरेक्शन में आ रहे थे इसीलिए मैंने उसको इक्वल कर दिया. ओके, फर्स्ट पॉइंट. दूसरा है कि रिजिड बॉडी में किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी किसी दूसरे पॉइंट के रेस्पेक्ट में अगर अपन निकालते हैं देन एंगुलर वेलोसिटी कम्स आउट टू बी सेम एज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस. सो हमने, और एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है जो हमने v ओमेगा वाला फॉर्मूला पढ़ा है, ओमेगा इज ऑलवेज इक्वल टू v परपेंडिकुलर बाय r. रिमेंबर, जो v परपेंडिकुलर होती है ना वो हमेशा सर्कुलर मोशन देता है और जो v रेडियल होता है उसी वजह से पार्टिकल हमेशा या तो सेंटर से दूर जाता है या सेंटर के पास आता है. सो ओमेगा की डेफिनेशन यही है. सो हमने क्या किया, v1 और v2 के